स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी के एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 7 के चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है सल्तनत कालीन संस्कृति, इसके सभी क्वेश्चन आंसर को करवाने वाला हूं। आइए देखते हैं इसका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, तो यहाँ पर आपको प्रश्नों के जितने भी नीचे हैं उसके उत्तर देने हैं। तो का नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपको, सल्तनत काल के फारसी तथा हिंदी के कवियों और लेखकों के नाम लिखिए। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आइए देख लेते हैं। इसका हो जाएगा अलग रूनी, फिरदौसी तथा अमीर खुसरो फारसी के, तथा नरपति नाल, गोरखनाथ, कबीर तथा मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी के कवि एवं लेखक थे। अमीर खुसरो फारसी एवं हिंदी दोनों के विद्वान थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब ख नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ख नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, सल्तनत काल में बनी प्रमुख इमारतों की विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, विशेषताएं बतानी है जो सल्तनत काल में इमारतें बनी हैं। तो इसका उत्तर में आप लिख दोगे, सल्तनत काल में बनी इमारतों की निम्नलिखित या निम्न विशेषताएं हैं। ठीक है, तो आपको पहले स्टेप में लिखना है मेहराब या गुम्मद और मीनारें, जो इन सभी इमारतों में देखी जा सकती थी। मतलब ये तीन चीज थी, मेहराब और गुम्मद और मीनारें, ये तीनों चीज उसमें देखी जा सकती थी इमारतों के अंदर। उसके बाद दूसरे स्टेप में आप लिख दोगे, कुछ इमारतों में कुरान की आयतें भी लिखी गई हैं। ठीक है, आयतें मतलब क्या है कि कुरान में जो शब्द होते हैं जो, ठीक है, उसको भी लिखा गया है, ऐसे आप कह सकते हो। चलिए आगे देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो ध्यान से आपको देखना है इसका ग नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम ग नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए, तो ग नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है। तो ग नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, सूफी मत की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर में आप लिख दीजिएगा, सूफी एकेशवादी थे। एकेशवादी मतलब एकेशवादी मतलब होता है कि जो किसी एक के पक्ष में हो। ठीक है, तो सूफी एकेशवादी थे। वे संगीत को पूजा पद्धति के रूप में प्रमुख स्थान देते थे। उन्होंने सामाजिक सौहार्द एवं हिंदू मुस्लिम एकता की पृष्ठभूमि तैयार की। उस काल के प्रमुख सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तथा निजामुद्दीन औलिया थे। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं इसका घ नंबर का क्वेश्चन। तो घ नंबर का क्वेश्चन है, भक्ति काल के प्रमुख संतों के नाम बताइए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर संतों का नाम बताना है भक्ति काल के। तो इसका उत्तर हो जाएगा भक्ति काल के। ठीक है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा, भक्ति काल के प्रमुख संतों के नाम हैं कबीर दास, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, दादू रे दास, तुकाराम, रामानंद, वल्लभाचार्य, मीराबाई आदि। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं हम इसका अड़ा नंबर का क्वेश्चन। तो दिया गया है आपको अड़ा नंबर का इसका क्वेश्चन, ध्यान से देखना है। तो अड़ा नंबर का क्वेश्चन दिया गया, सल्तनत काल में उद्योग एवं व्यापार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसके अंदर आपको लिख देना है कि सल्तनत काल में कैसे व्यापार और उद्योग होता था। तो चलिए देखते हैं, ध्यान से आपको देखना है। तो इसके अंदर लिखिएगा, सल्तनत काल में व्यापार का विकास आरंभ हुआ, जिससे शहर एवं शहरी जीवन का विकास हुआ। उस समय बंगाल एवं गुजरात के शहर कपड़े उद्योग एवं सोने चांदी के काम के लिए प्रसिद्ध थे। बंगाल में ढाका एवं सोना गांव मलमल एवं कच्चे रेशम के लिए विख्यात थे। 13वीं और 14वीं शताब्दी में वस्त्रों के निर्माण की तकनीकी मुसलमानों द्वारा भारत में लाए जाने वाले चरखे से हुई। इसका चलन आरंभ होने से वस्त्रों के उत्पादन में महत्वपूर्ण सुविधा हुई। उस काल में भारतीय वस्त्र चीन को निर्यात किए जाते थे, मतलब भेजे जाते थे, ठीक, भारत से चीन को। अंतरराष्ट्रीय व्यापार इस काल में जल एवं थल मार्ग के माध्यम से किया जाता था। भारत में चर्म एवं धातु से बनी वस्तुएं तथा फारसी डिजाइन वाले गलचे या गलीचे निर्यात होते थे। पश्चिम एशिया से भारत में उच्च कोटि के घोड़े, कपड़े, कांच के बर्तन, बहुमूल्य वस्तुएं तथा चीन से कच्चा रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन का आयात होता था। तो प्यारे जो ये आपका हो जाएगा अड़ा नंबर का क्वेश्चन। चलिए इसके आगे अब देखते हैं हम अपना 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है। तो ध्यान से देखना है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, सल्तनत काल में कहाँ की तलवारें प्रसिद्ध थीं। तो इसके अंदर उत्तर हो जाएगा आपका, सल्तनत काल में
सर्वोत्तम तलवारें बनारस और सौराष्ट्र में प्रसिद्ध थी। ठीक है, कहाँ की प्रसिद्ध थी? बनारस की और सौराष्ट्र की। ठीक है, तो चलिए इसके आगे अब देखते हैं, ध्यान से आपको समझना है। तो इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा और 6 नंबर का, सल्तनत कालीन प्रशासन का वर्णन कीजिए। तो इसके अंदर उत्तर लिख दीजिएगा। सल्तनत काल में सुल्तान का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। सारी राजनीतिक, कानूनी और सैनिक सत्ता उसी में निहित थी। वह राज्य की सुरक्षा और व्यापार के लिए जिम्मेदार था। सुल्तान ही सेना का प्रधान होता था। कानून और न्याय की व्यवस्था करना भी उसी का दायित्व था। इस कार्य के लिए वह न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था। उसके किसी भी पदाधिकारी के अन्याय के खिलाफ उससे सीधे अपील की जा सकती थी। न्याय रखना शासक का महत्वपूर्ण दायित्व था। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। 6 के बाद जा और झा नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पर जा नंबर का क्वेश्चन आपका दिया गया है, संत एवं समाज सुधारकों ने भक्ति आंदोलन क्यों चलाया? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, ठीक है, तुर्क और अफगाना जो अपने साथ धार्मिक विचार और संस्कृति लाए, उसके या उन सॉरी उसका भारतीय समाज एवं विचारधारा पर प्रभाव पड़ा। जाति प्रथा की कठोरता, ऊंच नीच का भेद भाव तथा बाहरी आडंबर के कारण भारतीय समाज में कुछ दोष आ गए। अतः सामाजिक कुरीतियों को दूर करने और समाज को सुसंगठित करने के लिए कुछ समाज सुधारकों ने जनता में परस्पर प्रेम तथा सद्भाव को बढ़ाने का प्रयास किया। उन्होंने धार्मिक कर्मकांडों की अपेक्षा भक्ति भाव से ईश्वर की उपासना करने को सर्वश्रेष्ठ बताया। इस प्रकार धार्मिक सहिष्णुता की भावना को बल मिला। संतों एवं समाज सुधारकों द्वारा चलाया गया इस प्रकार का आंदोलन भक्ति आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन भक्त संतों में कबीर, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, दादू रे दास, तुकाराम, रामानंद, वल्लभाचार्य, मीराबाई और या आदि प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो क्या होगा? ये आंसर हो जाएगा। तो खैर जो यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद मैं उसको नहीं जल्दी जल्दी में भूल जा रहा हूँ पढ़ने में, उसको सॉरी उसके लिए। ठीक है, क्योंकि पैरेंट्स जब हम लैपटॉप के सामने बैठते हैं आपको पढ़ाने के लिए, तो क्या होता है, आँख के अंदर डायरेक्ट रोशनी पड़ती है ना, तो उससे बहुत सारी चीजें क्या होता है, मुंह में तो सही आएगा लेकिन उसका उच्चारण उल्टा निकलता है। ठीक है, कभी भी आप भी बैठ कर देखिएगा, ऐसा होता है, उसके लिए सॉरी। लेकिन यहाँ पर मैं आप सभी को जो सिलेबस है उसको पूरा कराने की कोशिश करूंगा, चाहे जितनी भी तकलीफें क्यों ना हो। ठीक है, और मैं इसको धीरे धीरे इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा ताकि आगे चल के मेरे से गलतियां ना हो। ठीक है, चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है, दिल्ली सल्तनत में सुल्तान का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ 1206 ईस्वी में तथा अंत 1526 ईस्वी में हुआ। इस प्रकार भारत में सुल्तानों ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। सल्तनत काल में सुल्तान का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। सारी राजनीतिक, कानूनी और सैनिक सत्ता उसी में निहित थी। वह राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार था। इस तरह वह प्रशासन के लिए भी जिम्मेदार था। सुल्तान ही सेना का प्रधान होता था। कानून और न्याय की व्यवस्था करना भी उसी का दायित्व था। इस कार्य के लिए वह न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था। उसके किसी भी पदाधिकारी के अन्याय के खिलाफ उससे सीधा अपील की जा सकती थी। न्याय करना शासक का महत्वपूर्ण दायित्व था। ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलिए अब इसके आगे देखते हैं, हम ध्यान से आपको समझना है। तो दूसरा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया गया है प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में समक्ष सत्य असत्य लिखिए। ठीक, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको सत्य और असत्य को बताना है। तो ध्यान से देखना है आपको। का नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सल्तनत काल में सुल्तान को सुल्तान का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। तो ये सही रहेगा आपका। ठीक, तो इसके अंदर सही का निशान लगा लीजिएगा। तो आपका ख नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है, युद्ध में सेना और धन
की आवश्यकता नहीं होती थी, तो नहीं, ये गलत है। हमेशा धन और सैनिक दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलो इसके बाद ग नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सुल्तान सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता था, तो सही है, अभी मैंने आपको बताया था। तो इसके बाद आपका है पद्मावत। ठीक है, पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी, तो हाँ ये सही होगा। ठीक है, उसके बाद 18 नंबर का क्वेश्चन, सल्तनत काल में किसानों का जीवन स्तर बहुत ऊंचा था, तो ये सही है गलत है? गलत है। ठीक, तो गलत लगा लीजिएगा। चलिए इसके आगे देखते हैं फिर, जो ध्यान से आपको समझना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं अब तीसरा नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से करना है आपको। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपको। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। टिप्पणी लिखिए, तो टिप्पणी लिखना है आपको। का नंबर का क्वेश्चन है टंका और जीता, तो इसके अंदर टंका और जीतल, तो टंका और जीतल क्या है, तो आइए देख लेते हैं। तो टंका और जीतल के बारे में आइए यहाँ पर आप जानेंगे बच्चों। तो आपका देखिए उत्तर का नंबर का टंका और जीतल के बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। ठीक है, ध्यान से आपको देखना है टंका और जीतल क्या होता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं टंका और जीतल। तो सल्तनत काल में दिल्ली में सुल्तानों द्वारा कई शाही कारखाने शुरू करवाए गए थे। इन कारखानों में ही टंके और तांबे के जित्तल नामक मुद्राओं का निर्माण होता था। इसी के साथ सल्तनत काल में व्यापार का विकास शुरू हुआ, जिससे शहर और शहरी जीवन का और विकास हुआ। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद दूसरा नंबर देख लेते हैं। तो दूसरा है यहाँ पर है आपका ये तो हो गया। ये दूसरा है इक्तादार। इक्तादार क्या होता है, आइए इसको हम जान लेते हैं। ध्यान से आपको समझना है। ठीक, इक्तादार क्या होता है, तो थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। तो चलिए इक्तादार के बारे में जानते हैं। तो जो इक्तादार होता है इसके बारे में ध्यान से देखिए। सल्तनत काल में समस्त देश अनेक प्रांतों में विभक्त था। पहले इन्हें इक्ता और बाद में विलायत कहा गया। प्रत्येक प्रांत का अधिकारी गवर्नर होता था, जो इक्तादार और बाद में मुक्ति या वाल मुक्ति या वली, ठीक है, मुक्ति या वली कहलाता था। पहले क्या कहलाता था, इक्तादार कहलाता था, उसके बाद मुक्ति कहा गया, उसके बाद वली कहलाता था। ठीक है, उसे सुल्तान नियुक्त करता था। वह सुल्तान के प्रति उत्तरदायी होता था। वह प्रांत में कानून व्यवस्था बनाए रखता था। उसे सैन्य एवं प्रशासनिक योग्यता के आधार पर नियुक्त किया जाता था। उसके अधीन घुड़सवार, फौजी दस्ते तथा पैदल सैनिक रहते थे। वह आपराधिक मामलों के विवादों में न्यायाधीश का कार्य करता था। वह कर संग्रह में सहायता प्रदान करता था। कर संग्रह मतलब जो पैसा वसूली, ठीक है, तो उसके अंदर भी सहायता करता था। चलिए इसके बाद ग नंबर का देखते हैं। तो अगला ग नंबर का इसके अंदर आपका है, यहाँ पर देखिए। तो ग नंबर में आपका है मुकदम और या चौधरी। ठीक है, मुकदम या चौधरी, तो ध्यान से देखिएगा मुकदम और चौधरी क्या होता है। तो यहाँ पर मुकदम और चौधरी के बारे में हम जान लेते हैं। तो मुकदम या चौधरी सल्तनत काल में प्रत्येक सिख को परगानों में बांटा गया था। गांवों के समूह को परगाना कहते थे। सॉरी, परगना, परगाना नहीं, परगना कहते थे। ठीक है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। गांव का मुखिया मुकदम या चौधरी कहलाता था। वह समस्त ग्रामीण प्रशासन के लिए उत्तरदायी था। भू राजस्व निर्धारण एवं वसूली के साथ राजस्व संबंधित सभी कागजात वह रखता था। गांव की सुरक्षा का कार्य गांव के चौकीदार का होता था। गांव के ये तीनों अधिकारी वंशानुगत होते थे। ठीक है, वंशानुगत होते थे। इन्हें वसूले गए भू राजस्व का एक भाग प्राप्त होता था। गांव का प्रशासन ग्राम पंचायतों के मध्य से होता था। इसीलिए मध्यकालीन भारत में ग्रामीण स्तर पर प्राचीन परंपराएं यथावत रही। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर बच्चों। तो लास्ट क्वेश्चन आपका फोन नंबर का, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। दिया गया है आपको फोन नंबर का क्वेश्चन, सही जोड़े मिलाइए। तो यहाँ पर सही जोड़े मिलाने हैं, तो आपको मच्छेंदन
मच्छेंद्र को आपको किससे मिला देना, चिकित्सक में मिला देना। ठीक है, जो मच्छेंद्र था वो चिकित्सक से मिलाना है, और जो जोग था उसको आपको शैल्य चिकित्सक से मिलाना है। जो बरनी थी उसको आपको प्रसिद्ध विद्वान से मिलाना है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को आपको सूफी संत से मिला देना है। तो जो यहाँ पर आपका ये सब पूरा क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।